हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दोस्त और एजुकेटर आपका रूपेश कुमार। आज हम देखने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के से संबंधित हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन करने वाले हैं और हम इसका टी हाफ भी देखेंगे, हाफ लाइफ भी देखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक पे, तो आप उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें। देन आप जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वाले इस वीडियो को देखें। ठीक है, आगे करके हम एक एक वीडियो अपलोड करते जाएंगे जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। केमिकल काइनेटिक्स में हम आज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को देखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया को देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जो हमारे अभिक्रिया की दर होती है वो रिएक्टेंट पे या फिर अभिकारक पे डिपेंड नहीं करता है, अभिकारक के कॉन्सेंट्रेशन पे, सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता है। हिंदी में भी देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्या होता है, क्रिया कारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया की जो भी रिएक्शंस के रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करता है, जिसको बोलते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देख लेते हैं। H2 प्लस Cl2 का रिएक्शंस होता है तो 2HCl बनता है। ये होता है लाइट के प्रेजेंस में। यहाँ पर लाइट मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, रेट अगर हम देखें इसका, तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, K से डिनोट करेंगे H2 और Cl2। ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर पावर 1 1 होना चाहिए, बट होता नहीं है। यहाँ पे पावर होता है 0 0। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूँ। ये जो रेट है, रेट मीन्स होता है स्पीड या फिर अभी, है ना, स्पीड या फिर रेट, ज़्यादातर हम रेट लिखते हैं इसको। तो रेट ऑफ द रिएक्शन है, अभिक्रिया की दर है, वो H2 और Cl2 के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। किस पे करता है, H म्यू पे डिपेंड करता है। किस पे करता है, तो सनलाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सनलाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना अमाउंट ऑफ सनलाइट ज़्यादा देंगे, हम एनर्जी ज़्यादा देंगे, सनलाइट देंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट HCl बनेगा। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ना तो H2 के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ना ही Cl के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है, इस लाइट पे डिपेंड कर रहा है, H म्यू पे। तो रेट जो होता है वो डायरेक्टली K हो जाएगा, क्योंकि H2 की पावर 0 के फॉर्म में लिखेंगे हम और Cl2 की पावर भी 0 लिखेंगे। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, 0 + 0 अगर करते हैं हम तो 0, तो क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी को एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, तब आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन समझ में आएगा। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई, जीरो ऑर्डर हो गया, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल इसको हम ऐड करते हैं, 0 + 0 0 ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जा रहे हैं, रेट कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जांपल। यहाँ पर सनलाइट डिपेंड करता है, तो आपसे अगर पूछा जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन लिखोगे और ये वाला एग्जांपल आप लिख दोगे और इस टाइप से आप एक्सप्लेन कर दोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका अच्छे से नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपका एक एक करके इसका हम एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हम इसका रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट इक्वेशन बोल सकते हैं, है ना। इसको हम 2 टाइप से देखेंगे। एक हम देखेंगे डिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अनदर देखेंगे हम इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन। ठीक है, एक हम देखेंगे डिफरेंशिएटेड फॉर्म, जिसको हम बोलेंगे अवकलित दर समीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा देखेंगे समाकलित। अवकलन और समाकलन के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना, मैथ्स से रिलेटेड टर्म है। समाकलित दर समीकरण या फिर वेग समीकरण एक ही है, दर बोलो या फिर वेग एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हम एक एक करके हम समझेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी देखेंगे, टी हाफ भी देखेंगे। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होता है। अब देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा हम सिंपल सा एक इक्वेशन लेते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन फॉर्म को देख रहे हैं। सिंपल सा एक इक्वेशन लेते हैं, ए से पी बन रहा है, कोई प्रोडक्ट पी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट इसका क्या हो जाएगा,
इससे पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, टाइम टी पे टाइम ज़ीरो है, जब स्टार्टिंग है तब क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन है ए मोल्स पर लीटर। क्या है, ए मोल्स पर लीटर। यहाँ पे ये कुछ नहीं बना है, पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में टाइम जीरो है, टाइम अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो सिंपल से ए बस है उसमें, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए मोल्स पर लीटर भी जीरो है। फिर आफ्टर टाइम टी पे कुछ मिनट बाद या फिर कुछ सेकंड बाद टाइम टी पे इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना बचता है, उसमें से क्या होता है, ए से एक्स अमाउंट खत्म होकर के क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसमें अभी फाइनल कितना बचा है, इसमें ए माइनस एक्स बचा है। ए में है ना, स्टार्टिंग में कितना था, ए था, ए मोल्स पर लीटर था, अभी कितना बचा, ए माइनस एक्स। और पी का कॉन्सेंट्रेशन क्या फाइनली एक्स हो गया है। ठीक है, तो इसका रेट क्या लिखेंगे हम, रेट लिखेंगे के ए माइनस एक्स की पावर ज़ीरो, क्योंकि आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इस पर डिपेंड करेगा नहीं, लेकिन हम रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो इस फॉर्म में लिखेंगे। और रेट हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, ए माइनस रेट को डी टी लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, ए माइनस एक्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, और उसको हम डिक्रीज इन रेट लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखे हैं, और ये हो गया हमारा के। आपको पता है एक मैं यहाँ पे ए टू द पावर ज़ीरो वन होता है, किसी भी चीज़ का अगर हम पावर ज़ीरो लगा दें तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ए माइनस एक्स टू द पावर ज़ीरो है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, वन। तो के इंटू वन हो गया। यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, डी ए बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ पे क्या हो गया है, के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, अगर आप डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टीज़ अगर जानते हो, डिफरेंशिएशन का रूल पढ़े होगे, तो किसी भी चीज़ का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर किसी भी चीज़ के हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, वो ज़ीरो। यहाँ पे ए कांस्टेंट क्यों है, ये हम देख लेते हैं, ए क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे इक्वेशन में ए कांस्टेंट क्यों है, यहाँ पर है ना, ए कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है। ए का वैल्यू क्या होगा, अगर देखोगे ए का वैल्यू 10 मोलर हो सकता है, 20 मोलर हो सकता है, मतलब इस टाइप से कांस्टेंट वैल्यू है। ये स्टार्टिंग में क्या था, कांस्टेंट था, वो कोई वैल्यू है, वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, वैल्यू है वो, इसलिए उसको कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया, प्लस डी एक्स बाई डी टी हो गया और के। तो रेट क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के। यही हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन फॉर्म, क्या है, डिफरेंशिएशन फॉर्म है ये, इसको बोलते हैं अवकलित वेग समीकरण। समझ में आ गया यहाँ तक, अवकलित वेग समीकरण। ये क्या आपको पता है, रेट कांस्टेंट है ये, है ना, रेट कांस्टेंट है के, और डी बाई डी एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स क्या है, तो रेट है या फिर अभिक्रिया की दर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ये हम निकाल लिए, हम लोग क्या निकाले, सबसे पहले हम निकाले डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ निकाल लिए। अब हम इसी का यूज़ करके इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालेंगे हम, इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम, डी एक्स बाई डी टी के। सिंपली क्या करेंगे हम, डी एक्स इधर ले के डी टी लिख देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसमें देखो आपके पास दो इक्वेशंस बनते हैं इसमें, आप इसको दो टाइप से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको दोनों टाइप से करके दिखा देता हूँ। कुछ बुक में वन टाइप रहता है, कुछ बुक में अलग टाइप रहता है, इसलिए तो एक हम लिमिट लगा देंगे पहले। लिमिट को पहले लगा देंगे। लिमिट क्या है हमारा, एक्स का वैल्यू क्या है, 0 टू एक्स है, जबकि टी का वैल्यू क्या है, 0 टू टी है। अगर इस वाले मेथड से हम सॉल्व करें, इसको क्या करें, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम लोग, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, डी एक्स इंटू के डी टी। तो अगर इसमें 0 और एक्स लिमिट लगा दें, 0 और टी लगा दें, क्योंकि यहाँ पे देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 टू एक्स लिखेंगे, यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 0 टू टी लिखेंगे। तो इसका क्या होता है, अगर आप इंटीग्रेशन का रूल पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन होता है डी, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है,
इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का अगर रेस्पेक्ट हम करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है x, इस टाइप से, ठीक है। कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है यहाँ पे, तो 1 का क्या होगा x होगा, तो x लिख दिए, देन 0 to x, वैसे k यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, और 0 to t बचा और dt बचा, तो वैसे क्या होगा 1 into dt का क्या होगा t होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 0, एक बार x लिखें एक बार माइनस 0 करते हैं, उसके बाद k लिखते हैं t, ये भी क्या है 0 to t, इसमें लिमिट क्या है 0 to t है, तो इसका क्या हो जाएगा x यहाँ पे हो गया kt माइनस 0, है ना, तो x हो जाएगा kt हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू kt, ये हमारा हो गया इंटीग्रेटेड फॉर्म रेट इक्वेशन, ठीक है। अब एक अलग मेथड हम देख लेते हैं, कुछ बुक में इस फॉर्म में भी लिखा रहता है, डायरेक्टली उनको dx लिखेगा, यूनिट को क्या करते हैं वो बाद में यूज़ करते हैं k dt, इसका क्या हो जाएगा x और k t प्लस c लगाते हैं, अगर उसमें लिमिट ना हो तो हम उसको इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स के थ्रू डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम c का वैल्यू फाइंड करना है, इसको कैसे निकालेंगे, हम अगर इक्वेशन से देखें तो स्टार्टिंग में क्या था, टाइम 0 था तो x हमारा भी 0 था, जब टाइम 0 था तो ओनली हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या था a था, उस टाइम हमारे पास x का सवाल ही x आया ही नहीं था, x हमारे पास बना ही नहीं था। अगर मैं आपको इक्वेशन में दिखाऊं यहाँ पे, देख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम यहाँ पे है 0, टाइम 0 पे अभी a है ओनली, यहाँ पे x बना ही नहीं है, x कब बनता है, टाइम t पे बनता है, टाइम t पे हमारा x बनता है ना, लेकिन टाइम 0 पे तो s है ही नहीं x, टाइम अगर टाइम 0 होगा तो x भी क्या होगा 0 होगा, तो इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, इसी जो हम एजम्पशन है इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टाइम t0 पे क्या हो रहा है, x की पावर x भी 0 है, तो यहाँ पे रख देंगे डायरेक्टली, इस इक्वेशन में रख देंगे हम, तो क्या रखेंगे x इक्वल टू 0, k इंटू भी 0 प्लस c, तो ओवरऑल c क्या हो जाएगा 0। अब c 0 को भी फर्स्ट इसी इक्वेशन में रख देंगे, है ना, अगर मान लेते हैं इसी इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में c इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो क्या हो जाता है x इज इक्वल टू kt। अब देख रहे हो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है सेम है, और इसी को इक्वेशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हिंदी में क्या बोल रहे हैं, समाकलित वेग समीकरण, किसके लिए समीकरण, किसके लिए है तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या निकाली हम, समाकलित वेग समीकरण निकालिए, x इज इक्वल टू kt, ठीक है। दो मेथड्स मैंने आपको बता दिया, दोनों मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। एंड में इससे पहले मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन वाला इक्वेशन बता दिया। अब इससे हम कोई इक्वेशन और हम देखेंगे, वो हम बना लेते हैं यहाँ से। अब देखेंगे हम x इज इक्वल टू हमने kt निकाल लिए, है ना, यहाँ पे k क्या है पता है, रेट कांस्टेंट है ना, और t तो पता है आपको टाइम है, ये क्या है जितना अमाउंट प्रोडक्ट बना है ना, तो वैसे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो अमाउंट बना है वही x है ना, जितना अमाउंट क्या हुआ x, जितना अमाउंट रिएक्टेंट कम हुआ उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो यार इतना आप इक्वेशन को समझ गए हो। अब देखो आप x को क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स लिख दें इसको हम kt, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि अगर लिखोगे a माइनस एक्स तो क्या होगा, अगर सॉल्व करेंगे तो a माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो a और a कट जाएगा, बचेगा क्या x ही बचेगा। तो इस x को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब इतना लिख लिया हम, इसको क्या कर सकते हैं, k2 a माइनस एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। सिंपली वे में और क्या लिख सकते हैं इसको हम, अगर सिंपली वे में लिखें इसी क्वेश्चन को, क्या लिखेंगे हम, a है और a माइनस एक्स ही है, इधर क्या आ जाएगा 1/t नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा k, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
कुछ कुछ बुक में इस फॉर्म में लिखा रहता है। ए जो होता है मान लेते हैं हम उसका इस फॉर्म में, अगर हम इसको क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था हमारा, ए क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता, उसको कुछ बुक में ए नॉट के फॉर्म में लिखा रहता है। और ए माइनस एक्स हमारा क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कुछ बुक में इसको किस फॉर्म में लिखा रहता है ओनली ए के फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, तो ये क्या होगा ए नॉट लगा है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए के जगह पे लिखते हैं, वे माइनस एक्स को क्या लिख देते हैं ब्रैकेट में ए लिख देते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे भी उसी उस फॉर्म में लिख देते हैं। तो के हो गया 1/T, ए क्या है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ये हमारा है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये इतना ही डिफरेंस है, आप समझ गए होगे। तो अब ये वाला इक्वेशन को भी याद रख सकते हो, है ना। यहाँ पे ये क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप ये सबको नहीं भूलोगे। तो ये वाला इक्वेशन आप देख लिए, ये वाला इक्वेशन एक ही है, ये वाला इक्वेशन भी आप, ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, इसके बाद देखेंगे टी हाफ का वैल्यू, हाफ लाइफ देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। ठीक है, उसके बाद मैं एक कंक्लूजन आपको बताऊंगा, तीनों इक्वेशंस के थ्रू एक कंक्लूजन हम इससे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं टी हाफ या फिर क्या बोलते हैं हाफ लाइफ, हिंदी में अगर क्या बोलेंगे तो अर्ध आयु काल। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम लोग। अभी जो हम लोग इक्वेशन लिखे थे, इस क्या लिखे थे, टी हाफ होता क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। टी हाफ क्या होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे, रिएक्शन को आधा पूर्ण होने के लिए जितना हमें समय की ज़रूरत पड़ता है, जितना हमें समय लगता है, वही हमारा क्या है टी हाफ है। हाफ कंप्लीट होने में रिएक्शन कितना होना चाहिए, जिस रिएक्शन में लिख दूं ए से क्या जाना है मेरे को पी जाना है। स्टार्टिंग में ये इतना था तो ये 0 था, टाइम 0 था, बट हाफ टाइम मतलब टी हाफ पे टाइम क्या है हमारा हाफ टाइम। अगर रिएक्शन तो अगर होल और रिएक्शन मान लो 20 मिनट में कंप्लीट होता था, तो हमें किस टाइम पे चेक करना है 10 मिनट पे चेक करना है, हाफ टाइम पे 10 मिनट पे चेक करना है क्या है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा ये हाफ हो जाएगा। समझ रहे हो, टी हाफ क्या है रिएक्शन हाफ जब कंप्लीट होगा तो जो टाइम वही उसी को टी हाफ बोल रहे हैं हम लोग। पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए था, उसका हाफ कर दिए तो जो टाइम लगेगा वही हमारा क्या है टी हाफ है। तो ये क्या हो जाएगा हाफ कर देंगे तो मान लो एक्स अमाउंट बनता तो x/2 बचेगा, वो जो अमाउंट इसमें जो कम होगा वो जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम इक्वेशन जो निकाले थे उसको हम देख लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था x = kt था, जिसको हम लोग क्या लिख दिए थे a = a-x और kt के फॉर्म में लिख दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a-x की जगह पे क्या लिखेंगे हम a/2 लिखेंगे, है ना। a/2 लिखेंगे a-x की जगह पे क्योंकि हाफ कंप्लीट करना है, तो a = a/2 kt। तो क्या हो गया हमारा इक्वेशन ओवरऑल a = a/2 kt। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2a-a/2 kt, तो क्या हो गया ये a/2 kt। अब t को t हाफ लिख देते हैं हम क्योंकि यहाँ पे हाफ वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो t का वैल्यू को हम क्या लिखेंगे हाफ लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टी हाफ = a/2 k। ये निकल गया हमारा अर्धायुकाल, हाफ लाइफ निकल गया। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का क्या होता है वो, ये क्या है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आप ये पॉइंट को याद रखेंगे, क्या है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। किसी को कुछ बुक में क्या लिखा रहता है टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या ए नॉट के फॉर्म में लिखे हम लोग /2 k, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन /2 k लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है हमारा ये टी हाफ है a0 लिख दिए हैं, इसको हम a0 से डिनोट करते हैं, है ना। तो 2k ये हो गया हमारा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के डायरेक्टली समानुपाती होता है। ये होता है हमारा टी हाफ। मैंने हाफ लाइफ का भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन। हम 3 इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन फॉर्म dx/dt k था,
तो इंटीग्रेशन फॉर्म क्या था, के टी था और टी हाफ क्या था, ए नॉट बाई 2k या फिर ए भी बोल सकते हो, है ना। तो ये देखो ये क्या है, ये हमारा रेट है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन does not depend on concentration of the reactant। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे कोई भी टर्म कॉन्सेंट्रेशन का नहीं है ना। सीधा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे डिपेंड कर रहा है। के क्या है, रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट आपको पता है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रेट जो है, दर जो है, अभिक्रिया का दर है, वो रिएक्टेंट के अभिकारक के सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रही। इस एक्सप्रेशन से आपको पता चला है कहीं पर भी यहाँ पे कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं लिखा है, सांद्रता वाला कोई भी पार्ट नहीं लिखा है रिएक्टेंट का। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये कहाँ से पता चला है आपको, डिफरेंशिएशन इक्वेशन से पता चला। डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर इक्वेशन से निर्भर नहीं करता, पता चला है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिख, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना। अगर आपसे पूछा जाए अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करता है तो आप इस वाले को एक्सप्लेन कर दोगे, वो समझ जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा क्या है, ये प्रोडक्ट अमाउंट मान सकते हैं इसको। ये क्या हमारा टाइम है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, समय बढ़ते जाएगा, एक से कभी मान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, ये लिख सकते हैं, समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। समझ गए, समय के साथ या टाइम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद व्हेन, क्या बोलते हैं, टाइम इज इंक्रीजेस। ठीक है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, या फिर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमें पता चल रहा है इंटीग्रेटेड लॉ से। ये हमारा था डिफरेंशिएशन वाला। अब हम थर्ड देखते हैं, टी हाफ। टी हाफ में क्या है, देख रहे हो आप, इसको बता चुका हूँ अभी, है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो टी हाफ भी इंक्रीज होगा, क्योंकि क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों डेरिवेशन समझ में आया होगा। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन फॉर्म देखे थे, देन हम इंटीग्रेटेड फॉर्म देखे, देन हम टी हाफ का देखे, है ना। और एक एक करके हम इसका कंक्लूजन भी बता दिए कि किस फार्मूला से या फिर किस डेरिवेशन से हम क्या इसमें से कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप डायरेक्टली इस टाइप से आप सॉल्व करोगे। अगर आपसे डिफरेंशिएशन फॉर्म पूछा जाए तो आप यहाँ तक का एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे, उसके बाद इंटीग्रेशन पूछे तब यहाँ तक, इंटीग्रेटेड फॉर्म पूछे तब, और टी हाफ पूछे तब। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी क्वेरी पूछना हो, क्वेश्चन पूछना हो, तब कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।